जिस दौर में कांग्रेस का शासन था और पी चिदंबरम वित्त मंत्री हुआ करते थे, वो तत्कालीन आरबीआई गवर्नर पर प्रेशर बनाकर रखते थे। दबाव बढ़ती अर्थव्यवस्था के कागजी फूल दिखाने का और इंटरेस्ट रेट को कम करने का। ऐसा कहना है खुद उस वक्त के गवर्नर डॉक्टर डी सुब्बा राव का, कहना नहीं इनफैक्ट लिखना है। और ऐसा उन्होंने लिखा है अपनी किताब जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर में। पी चिदंबरम के अलावा उन्होंने यही बात पूर्व राष्ट्रपति और तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के लिए भी लिखी है। अब डॉक्टर डी सुब्बा राव के इन दावों पर कितना विश्वास किया जाए, जाहिर है ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन सवाल एक और भी है कि यदि ये वित्त मंत्री या सरकार द्वारा आरबीआई पर दबाव डालने वाली बात सच है, तो क्या ये हमेशा से होता आया है या ये सिर्फ डॉक्टर डी सुब्बा राव का अनुभव है? इसका उत्तर बीजेपी सरकार के दौरान डेप्यूटी गवर्नर रहे विरल आचार्य की एक स्टेटमेंट में मिलता है, जब वो कहते हैं कि सरकार ऐसे निर्णय लेती है जैसे कोई 2020 का मैच हो और हम यानी आरबीआई टेस्ट मैच खेलते हैं। साफ है, अगर हम ये मानते हैं कि आरबीआई पर सरकार का दबाव रहता है, तो हमें ये भी मानना होगा कि ये दबाव कांग्रेस या बीजेपी सरकार या किसी विशेष वित्त मंत्री के चलते एक्सक्लूसिव नहीं है। सरकार और आरबीआई के बीच खींचतान पर हम आप किसी एक पाले में जाएं, उससे पहले जरूरी है कि आरबीआई उसके काम, इंटरेस्ट रेट जैसे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की स्पेशल सीरीज आसान भाषा में। 16वीं-17वीं शताब्दी तक दुनिया में लेन देन के लिए सोने चांदी के सिक्के चलते थे। समय के साथ यूरोप में व्यापार बढ़ा और जरूरत पड़ी एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम की जो लेन देन का हिसाब किताब रखे, लेकिन पक्ष किसी का ना रखे। इसके अलावा कर्ज लेने का ऑफिशियल तरीका हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, कोई मदर इंडिया के बिरजू की तरह खुद को आर्थिक रूप से ठगा हुआ महसूस ना करे। और ये आवश्यकता बनी मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम नाम के आविष्कार की जननी। हालांकि किसी पीएमसी बैंक का उदाहरण देकर आप पूछ सकते हैं कि कई बिरजू तो आज भी ठगा हुआ महसूस करते हैं, तो इसका उत्तर है क्लास मॉनिटर। मतलब जैसे हर नटखट क्लास को एक मॉनिटर की ज़रूरत होती है, वैसे हर सिस्टम को एक रेगुलेटर की ज़रूरत होती है। और हाँ, मॉनिटर और रेगुलेटर राइम भी तो करते हैं। बहरहाल पॉइंट ये है कि अगर रेगुलेटर नहीं होगा तो सिस्टम से जुड़े लोगों का नुकसान हो सकता है, बेईमानी हो सकती है, संस्थाएं एक साथ आकर एक मोनोपोली बना सकती हैं और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन्हीं दिक्कतों से लोगों को बचाने के लिए सेंट्रल बैंक बनाने की बात हुई जो रेगुलेटर का काम करें। जब मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम भारत में आया, तब से यहाँ एक ऐसे रेगुलेटर की ज़रूरत महसूस होने लगी। हालांकि ज़रूरत पूरी होते होते साल 1935 आया और इस साल अंग्रेज़ों ने एक कानून पास किया, आरबीआई एक्ट 1934। इसी एक्ट में आरबीआई के कामकाज के बारे में पूरी जानकारी दी और बेशक अमेंडमेंट्स कई हुए हों, लेकिन आज भी देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर ऑपरेट करता है। देखिए, जैसा रिश्ता आपका और आपके बैंक का है, कुछ कुछ वैसा ही रिश्ता देश के बैंक और आरबीआई का भी है। इसलिए ही आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो जैसे अकाउंट खोलते समय आपकी सारी डिटेल्स बैंक्स लेते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह, बोले तो केवाईसी, आरबीआई भी कुछ वैसा ही करता है। मतलब अगर आपको खाता नहीं, बैंक खोलना है, तो जाना होगा आरबीआई के पास। सबसे पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड ही नहीं, कई और डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने होंगे। ऑफकोर्स हीरो कंडीशंस को सैटिस्फाई करना होगा। ऐसी एक और सिमिलैरिटी की बात करें तो जैसे एक इंडिविजुअल के लिए अकाउंट में होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस को उसका बैंक मॉनिटर करता है, संदेह वाले ट्रांजैक्शंस को फ्लैग करता है, ऐसा ही कुछ आरबीआई भी करता है, बस इंडिविजुअल के बदले बैंक्स के लिए। और इसी के चलते आरबीआई को सभी बैंकों के ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब समय समय पर जाता रहता है। अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट और लोन की। यहाँ पर भी काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे बैंक अकाउंट में रखे पैसों पर हमें इंटरेस्ट मिलता है और हम कर्ज लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, वैसे ही बैंक्स भी अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं और उसके बदले उन्हें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। बैंक आरबीआई से कर्ज पर पैसा भी उठाते हैं, उसके बदले उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है। आपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इन टर्म्स के बारे में सुना होगा। ये बैंक और आरबीआई के बीच इसी लेन देन का एक तरीका है, इन्हें समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स का एक नियम है डिमांड और सप्लाई वाला। इसी की मदद से किसी भी चीज़ के दाम तय होते हैं। किसी भी चीज़ के दाम मार्केट में उस चीज़ की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा, तो दाम बढ़ जाएगा। वहीं अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा, तो दाम घट जाएगा। आपने सुना होगा कभी टमाटर का दाम 100 रुपये के करीब पहुंच जाता है, कभी इतना कम हो जाता है कि किसान टमाटर बेचने की जगह सड़कों पर उन्हें फेंक देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? टमाटर के उदाहरण से ही से समझते हैं। अब अगर साल भर टमाटर की डिमांड या खपत लगभग बराबर है तो सप्लाई में फ़र्क कैसे आता है?
बताते हैं। खराब मौसम की वजह से टमाटर की फसल को नुकसान होता है। इन टर्न टमाटर का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इस वजह से उनकी सप्लाई कम हो जाती है, तब टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, अगर मार्केट में टमाटर की सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड उतनी ही रहती है, तब टमाटर के दाम कम हो जाते हैं। ये तो हमने कर ली टमाटर की बात, लेकिन ब्याज दरों के मामले में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। मान लीजिए देश में कर्ज की डिमांड बढ़ गई है, किसी को घर खरीदना है, किसी को नई फैक्ट्री लगानी है, लेकिन देश के बैंकों के पास एक लिमिटेड अमाउंट है। अब ऐसे केस में अगर ब्याज दरों को मार्केट पर छोड़ दिया जाए तो ये बढ़ जाएंगी। वहीं अगर मान लीजिए कर्ज की डिमांड कम है और बैंक के पास पैसा ज़्यादा है, तब इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट को मार्केट के लेवल पर छोड़ने से फाइनेंशियल सिस्टम में भी वैसा ही हाल होगा जैसा टमाटर वाले मामले में होता है। यहीं पर आ जाता है आरबीआई का रोल। आरबीआई देश में करेंसी को नियंत्रित करता है ताकि एक तरफ महंगाई कंट्रोल में रहे और साथ ही देश में इतना पैसा भी रहे कि इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए किसी तरह की कमी ना हो। और ऐसा करने के लिए आरबीआई के पास कई टूल्स होते हैं, इनके जरिए आरबीआई इस फ्लो को कंट्रोल करता है। हम सिर्फ उन टूल्स की बात यहाँ करेंगे जिनका इस्तेमाल आरबीआई सबसे ज़्यादा करता है। ऐसे हैं दो टूल्स, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर देश में काम करने वाले बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, जबकि रिवर्स रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ही शॉर्ट टर्म टूल्स हैं, यानी आरबीआई और बैंक एक दूसरे से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वाले ट्रांजैक्शंस शॉर्ट टर्म में ही करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट नाम के ये जो दो टूल्स हैं वो महंगाई को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। यहाँ दो सिनेरियो बनेंगे, दोनों को बारी बारी समझ लेते हैं। देखिए, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो सस्ती दरों पर लोग कर्ज लेंगे। उससे क्या करेंगे, कोई कार खरीदेगा, कोई बाइक खरीदेगा, कोई घर बनवाएगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा, यानी उस पैसे से मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई को तुरंत बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई भी कार बनाने वाली कंपनी थी 3 महीने या 6 महीने में अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकती। उसे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नया प्लांट लगाना होगा, लोगों की हायरिंग करनी होगी, इस पूरी प्रोसेस में समय लगेगा। लेकिन अचानक बढ़ी डिमांड की वजह से प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ जाएगा। वही डिमांड सप्लाई वाला रूल। इसके कारण देश में महंगाई बढ़ेगी, कई लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने में असमर्थ हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन ना आए इसलिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को बढ़ाता है। ऐसे में बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज महंगा हो जाता है क्योंकि रेपो रेट बढ़ गया, और बैंकों को रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने से ऐसा लगता है कि पैसा आरबीआई के पास रखा जाए तो फायदा ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास पैसा रखने से पैसा सेफ भी है और उस पर अच्छा ब्याज भी मिल रहा है। इससे मार्केट में पैसे की सप्लाई कम हो जाती है और हमें मिलने वाले कर्ज का ब्याज दर बढ़ जाता है। दूसरा सिनेरियो देखिए, अगर डिमांड एक हद में रहकर बढ़े तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। जब देश में डिमांड कम होने लगती है तब कर्ज की डिमांड भी कम होती है। क्यों? इंडिविजुअल की जो भी बड़ी डिमांड्स होती है जैसे घर या कार, वो ज़्यादातर लोग कर्ज लेकर ही पूरी करते हैं। अगर इंडिविजुअल्स की डिमांड कम होगी तो कर्ज की डिमांड भी कम होगी। ऐसे में आरबीआई रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को कम कर देता है। तब सिचुएशन हो जाती है उल्टी, यानी बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा और दूसरी तरफ बैंकों को आरबीआई के पास पैसा रखने से कम ब्याज मिलेगा। इस वजह से वो इस पैसे को निकाल लेंगे जिससे मार्केट में और ज़्यादा पैसा आ जाएगा। अब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो और ज़्यादा सस्ता कर्ज दे पाएंगे। तब कर्ज की डिमांड को बढ़ाया जा सकता है जिससे देश की ओवरऑल डिमांड जो होगी वो भी बढ़ेगी। ऐसा करने के लिए ही आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम कर देता है। तो अब दो सवाल रह जाते हैं कि क्या सरकार आरबीआई पर दबाव डालती है? अगर हाँ तो क्या उसे डालना चाहिए? आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, ललन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आएँ तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम, कौन से फैक्टर्स इस सीट को खास बनाते हैं, बताना कहाँ है। उसके लिए chunav@lalontop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी ज़रूर भरें। इस एपिसोड को आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी आकाश सिंह। देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।